डियर स्टूडेंट, आज हम यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय संविधान के अंदर मूल अधिकार आज हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा मूल अधिकार का चैप्टर्स यूट्यूब पे हम एक बार अपलोड करें। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है। तो ये आप याद रखिएगा, अधिकार क्या है? एक दावा है। अधिकार एक दावा है जो राज्य के द्वारा स्वीकृत है, जो राज्य के द्वारा स्वीकृत है तथा जो सरकार नहीं, जो समाज के द्वारा स्वीकृत है तथा राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे कि 90 के दशक में हम लोग कई बार राइट टू इन्फॉर्मेशन कर रहे थे। ठीक है, समाज 15 साल 90 के दशक से शुरू हो गई थी कि हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के भी कई गाइडलाइंस आए 97-98 के आसपास, लेकिन ये कानून कब बना? 2005 में। तो अधिकार क्या है? ये आपका एक दावा है जो समाज के द्वारा भी स्वीकृत है। तो समाज भी चाहती है कि ये अधिकार मिलना चाहिए और बाद में राज्य इसी दावे को क्या दे देता है? मान्यता दे देता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकार या मूल अधिकार। ठीक है, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो सबसे पहले होती है 1215 ईस्वी में। इंग्लैंड में लिखा जाता है कि मैग्ना कार्टा। इसके बारे में कहा जाता है ये राज्यों का अधिकार है, ये नागरिकों का अधिकार पत्र है। लेकिन जितनी ज़्यादा इच्छा थी कि इस मैग्ना कार्टा से नागरिकों को बहुत सारे अधिकार मिलेंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये आप मान सकते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या था? एक नाम मात्र का एक अधिकार पत्र था जो ब्रिटेन के राजा ने वहाँ के नागरिकों को दिया था। 400 साल बाद इंग्लैंड में क्रांति होती है, राजा बदल दिए जाते हैं। तो 1689 ईस्वी में वहाँ के राजा ने एक नया बिल पर साइन किया। वो बिल क्या था? बिल ऑफ राइट। बिल ऑफ राइट। ठीक है, इसके ठीक 100 साल बाद 1789 में जब फ्रांस में क्रांति होती है तो वहां पे भी कौन सा राइट आया गया? एक लिखा गया फ्रांस की क्रांति के बाद, बिल ऑफ राइट फॉर मैन। मतलब ये अधिकार किसको मिलेगा? सिर्फ आदमियों को, मतलब मेल को, फीमेल को नहीं। ठीक, उसी समय क्या होता है? अमेरिका दुनिया का पहला लिखित संविधान लिखता है। ठीक, लेकिन उस संविधान में भी कहीं पर भी मूल अधिकार की चर्चा नहीं की गई थी। 1791 ईस्वी में 10 संविधान संशोधन हुए। दस संविधान संशोधन हुए। तो एक बात आप याद रखिएगा, भारत की तरह अमेरिका में संविधान संशोधन टफ है। भारत में जो संविधान संशोधन है वो बहुत ही आसान है अमेरिका की तुलना में। अमेरिका में आज भी केवल और केवल 17 ही संविधान संशोधन हुए हैं, जबकि भारत में 130 के आसपास संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि 10 संविधान संशोधन हुए कब? 1791 में। और यहाँ पर मूल अधिकार लिखा गया। ठीक है,
तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूल अधिकार की चर्चा सबसे पहले विश्व के किस संविधान में की गई थी, तो अमेरिका के संविधान में की गई थी। मूल अधिकार लिए भारत ने कहाँ से है, तो मूल अधिकार जो है भारत ने इसी यूएसए से लिया है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि भारत ने मूल अधिकार कहाँ से लिए हैं, यूएसए से। भारत में कहाँ कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, इसको हम समझ लेते हैं। तो 1895 में एक बिल आता है, वो है स्वराज बिल। जिसको कौन लाए थे, तिलक। इस बिल में पहली बार भारतीयों के अधिकार की चर्चा किसी भारतीयों के द्वारा की गई थी। ठीक, 1925 में एक समिति बनती है, राष्ट्रमंडल समिति। राष्ट्रमंडल समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट। तो श्रीमती एनी बेसेंट ने राष्ट्रमंडल समिति में भारतीयों के अधिकार की मांग की थी। उसके बाद आता है 1928 नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में भी भारतीयों के मूल अधिकार के बारे में बात अच्छे से की गई। तो देख रहे हैं, स्टार्टिंग होता है 1895 से और 1928 होते होते भारतीयों के मूल अधिकार की मांग बहुत ज़्यादा जोर पकड़ने लगती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक कमेटी बनाई जाती है, सप्रू समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। कौन थे, तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने क्या कहा कि मूल अधिकार को दो भागों में बांटा जाए, या एक होगा वाद्य योग, एक होगा अवाद्य योग। ठीक है, मतलब वाद्य योग का मतलब क्या होता है कि आपको अगर वो अधिकार ना मिले तो आप उसके लिए कहाँ चले जाएं, सीधे कोर्ट। और अवाद्य योग का मतलब क्या हो जाए कि अगर आपको वो अधिकार ना भी मिले तो आप इसके लिए कहीं नहीं जा सकते, कोर्ट भी नहीं जा सकते। अब आप इसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो ये जो है यही आपका फंडामेंटल राइट है, और ये आपका क्या है, ये आपका डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। आगे चल करके एक परामर्श समिति बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसको भी दो पार्ट में तोड़ा गया, एक बनाया गया मूल अधिकार उप समिति, और दूसरा था अल्पसंख्यक समिति। तो मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन है भाई, तो ये हैं जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन है, वो है एचसी मुखर्जी। और इन दोनों के रिकमेंडेशन को कहा जाता था पटेल के पास। और इस परामर्श समिति में कौन कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हर्षा मेहता, ये सब डिस्कस करते थे। तो बाद में ये कहा गया कि जो संविधान का पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35, इसके अंदर होगा हमारा क्या, फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया में फंडामेंटल राइट कैसे आए, भारत में फंडामेंटल राइट कैसे आए। अब एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। मूल अधिकार क्यों जरूरी है, तो सबसे पहला व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये अधिकार नहीं दिए गए तो व्यक्तियों का सर्वांगीण विकास साफ साफ रुक जाएगा, इसलिए क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट दिए गए। दूसरा, ये राज्य के विरुद्ध दिया गया। देखिए, कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि वहाँ के नागरिक उस सरकार के खिलाफ हड़ताल करें या उस सरकार का विरोध प्रदर्शन करे, काली पट्टी बांधे, लेकिन तब भी ये अधिकार क्या दिए गए, जनता को दिए गए कि अगर सरकार उनकी बात नहीं समझ पाती है तो वो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक। तीसरा, इसकी चर्चा संविधान में की गई। और चौथा, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाद्य योग्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 32 से आप सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से आप सीधे कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि मूल अधिकार क्यों जरूरी है। अब हम समझते हैं कि अधिकार हैं कितने टाइप के। अधिकार हैं हमारे पास दो टाइप के। एक है संवैधानिक अधिकार, दूसरा है विधिक अधिकार। एक है आपका विधिक अधिकार, मतलब एक है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दूसरा है आपके पास लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, जो पार्ट 3 में दिया गया है, पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। ठीक। विधिक अधिकार क्या है, जो आपको मिले हैं कहाँ, आर्टिकल 265 में। आर्टिकल 265 क्या कहता है कि कोई भी राज्य ना तो कोई टैक्स लगा सकता है ना तो कोई टैक्स हटा सकता है। इसके लिए कहाँ जाना होगा, अगर सेंट्रल से है तो संसद से पास करना होगा, और अगर राज्य का है तो वहाँ की विधानसभा से पास करना होगा। किसी कैबिनेट के अनुशंसा पे ना तो टैक्स लग सकता है ना तो टैक्स कोई हटा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, 300A, ये है आपका संपत्ति का अधिकार। अगर संपत्ति के अधिकार से भी अगर आपको वंचित करना होगा तो इसके लिए भी कानून बनाना होगा, या तो संसद से या तो विधानमंडल से। 301 क्या कहता है, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता। आप कहाँ जहाँ चाहे वहाँ व्यापार कीजिए, जहाँ चाहिए वहाँ समागम कीजिए, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद आपको मिलता है अनुच्छेद 325। ये क्या कहता है कि धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा के आधार पर वोटर लिस्ट में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, कि धर्म, जाति, मूल वंश, भाषा, समाज, संप्रदाय के नाम पर वोटर लिस्ट में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 325 कहता है। और क्या कहता है, वयस्क मताधिकार का अधिकार। ये भी आपका क्या है, एक विधिक अधिकार है। ठीक है, जिसको कि कोई छीन नहीं सकता सामान्यतः। अब इस दोनों में क्या है, और कुछ संवैधानिक अधिकार और विधिक अधिकार में क्या है और अंतर।
और विधिक अधिकार क्या है? अगर इसमें संवैधानिक अधिकार में अगर कोई भी छेड़छाड़ करना हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब क्या हुआ? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन से ही आप मूल अधिकार में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि संविधान संशोधन करने के बाद जो मूल अधिकार है उसका बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसमें जो मूल ढांचा है, और भारत के संविधान में मूल ढांचा का कोई डिफिनेशन है ही नहीं। ठीक है। विधिक अधिकार को कैसे कर सकते हैं? सामान्य बहुमत द्वारा। ठीक है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है राज्य सरकार की तरफ से तो हाई कोर्ट आप पहुंच जाइए 226 से, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए आर्टिकल 32 से। विधिक अधिकार में कैसे जाइएगा? हाई कोर्ट ही जाएंगे 226 से, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते विधिक अधिकार से। ठीक है। और इसका निलंबन सिर्फ आपातकाल में होगा। और भी सारे आर्टिकल नहीं, कुछ। और विधिक अधिकार में कभी भी इसका निलंबन हो सकता है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको एक क्वेश्चंस कमेंट करके बताना है कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या अंतर है। धन्यवाद।